Hello students, welcome to सरल फिजिक्स where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि घर में जब आप एसी ऑन करते हो, रेफ्रिजरेटर ऑन करते हो, फ्रिज, टीवी, फोन को चार्जिंग पे लगाते हो, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाते हो, तो उसके लिए क्या यूज होती है? इलेक्ट्रिसिटी। हैव यू एवर थॉट कि इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंची कैसे? जहां पे आपने उसको सॉकेट में लगाया अपने प्लग को, तो वहां पे आपका वो लैपटॉप चार्ज कैसे होना स्टार्ट हुआ? तो अब वो चीज है जो आपको क्लियर हो जाएगी आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहां पे होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर प्लांट में प्रोड्यूस होती है। अब पावर प्लांट में कैसे होती है, ये आपका इंजीनियरिंग का पार्ट है। अभी इसका समझने का या डिस्कशन का कोई मतलब नहीं, बस इतना समझ लो कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर प्लांट में प्रोड्यूस होती है। अब पावर प्लांट आपके पानी से भी चल सकते हैं, इसलिए उसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। अगर आपके वो न्यूक्लियर एनर्जी से चल रहे हैं, मतलब फिजन और फ्यूजन रिएक्शन से चल रहे हैं, तो उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल सकते हैं। अगर वो कोयले से चल रहे हैं, कोल से चल रहे हैं, तो उसको थर्मल पावर प्लांट बोल सकते हैं। बट अगर पावर प्लांट हम वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका मतलब है कि वो क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। इतनी सी बात आप बहुत अच्छे से इसमें समझ लो। सो पावर प्लांट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और वो पावर प्लांट से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। आपने देखा होगा हाईवेज पर जब ट्रैवल कर रहे हो तो ये बड़े बड़े पोल्स होते हैं, मोटी मोटी वायर्स होती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। वो क्या होती हैं? वो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। अब वो बड़े बड़े पोल्स जो हैं वो आगे जाके आपके एरिया के पावर हाउस को सप्लाई करते हैं। जो आपका घर होता है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आता है, वो किसी ना किसी पावर हाउस के अंडर होता है। आपके एरिया का होगा या आपके रीजन का होगा। फिर वहां से फर्दर आपको ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जाती है, और आपके घर के आसपास एक इलेक्ट्रिक पोल होता है। ये फोटोग्राफ देखो जरा अभी इलेक्ट्रिक पोल की। ऐसा इलेक्ट्रिक पोल आपको आपके घर के आसपास दिख जाएगा। तो बड़े बड़े पावर प्लांट से पावर हाउसेस तक, पावर हाउसेस से आगे ट्रांसमिशन लाइन से आपके इलेक्ट्रिक पोल तक। अब इलेक्ट्रिक पोल के आगे की कहानी स्टार्ट होती है। अब बेटा इलेक्ट्रिक पोल जो है उससे निकलती हैं दो वायर्स। एक वायर होती है रेड कलर की और एक वायर होती है ब्लैक कलर की। दो वायर्स हैं। सबसे पहली बात समझ लो कि दो वायर्स हैं। क्लियर है? अब ये जो दो वायर्स हैं, एक तो है रेड वायर, ठीक है, और एक है आपकी ब्लैक वायर। जो रेड वायर है दैट इज द पॉजिटिव वायर बोलते हैं इसको हम, और ये जो आपकी ब्लैक वायर है इसको नेगेटिव वायर बोलते हैं। और नाम भी हैं इनके, जैसे ब्लैक वायर को बोला जाता है न्यूट्रल वायर। उसके बाद जो रेड वायर है वो है आपकी लाइव वायर। तो ये समझ लो आपके जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वहां से निकली दो वायर। अभी समझते जाओ, बाद में इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक है रेड वायर, एक है ब्लैक वायर। रेड है पॉजिटिव वायर, उसको लाइव वायर बोलते हैं, और जो ब्लैक है आपकी वो नेगेटिव वायर और उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ये दो आपकी वायर्स निकली कहां से? एक इलेक्ट्रिक पोल से। अब इलेक्ट्रिक पोल से जब ये निकली, उसके बाद कहां पे जाएंगी? उसके बाद क्या होता है बेटा कि आपका एक मेन फ्यूज बोर्ड होता है। मेन फ्यूज बोर्ड होता है, वहां पे आप इन दोनों वायर्स की ऐसे सप्लाई करते हो। तो ये दो वायर्स वहां पे गई। इतनी बात आई समझ में? एक है रेड वायर, एक है आपकी ब्लैक वायर। रेड वायर को बोला लाइव वायर, और उसके बाद आपकी जो ब्लैक वायर है उसको बोला हमने न्यूट्रल वायर। रेड को बोला पॉजिटिव वायर, और ब्लैक को क्या बोला हमने? नेगेटिव वायर। अब मेन फ्यूज बोर्ड से निकलने के बाद ये जाती हैं आपके मीटर में। आप घर पे पूछना अपने पेरेंट्स से, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, पैसे देने पड़ते हैं मंथली या हर 2 महीने के बाद, बट आपको पे करना पड़ेगा। कभी बिल 4000 आएगा, कभी 6000 आएगा, कभी 7000 आएगा।
तो पैसे आपको पे करने पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के, क्योंकि वो एनर्जी एक तरीके की। यू रिमेंबर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने किलोवाट आवर करवाया था। 1 यूनिट किसको बोलते हैं? जब 1 किलोवाट का इक्विपमेंट 1 घंटे के लिए चलाओगे तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी और 1 यूनिट आपका बन जाएगा। ऐसे कितने यूनिट्स आते हैं इनटू कितना प्राइस चल रहा है पर यूनिट का, वो आपका प्राइस जो हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का देना पड़ता है आपको। इसके बाद बेटा ये घुसता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। जो मीटर आपके घर के इंडिविजुअल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स आपके घर के इंडिविजुअल मीटर्स होते हैं। ये आपके जो नेबर्स हैं उनका अलग होगा, आपका अलग होगा, आपके साथ वालों का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। और ये मीटर ही बताता है, मीटर अगेन एम मीटर वोल्ट मीटर मेजर करता है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या करेगा? मेजर करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम करी है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कंज्यूम करी है। सो दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिसिटी मीटर। चलो यहां तक पहुंच गई। उसके बाद बेटा मैंने लगा दिया यहां पे एक बॉक्स कि पीछे से मुझे बिजली के डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू ऐसी 2 वायर्स दी, 2 वायर्स मेन फ्यूज बोर्ड में गई और वहां से उन्होंने मेरे एक मीटर में कनेक्शन दे दिया। ये मेरा कनेक्शन है, इसके बाद मेरी कंजम्पशन है। यहां तक जनरल है, ये मेरी कंजम्पशन हो गई। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बाद मैंने लगाया एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसका डायग्राम बना लेंगे, बस आप अभी समझते जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नाम से ही पता लग रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को। किस हिसाब से करेगा? किस हिसाब से करेगा? ये 2 टाइप के सर्किट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक होता है आपका 5 एम्पियर का सर्किट और एक होता है आपका 15 एम्पियर का सर्किट। जो बेटा 5 एम्पियर और 15 एम्पियर है, ये 2 अलग अलग सर्किट्स क्यों है? वो अपने आपके घर में लगे होते हैं। अब आप अपने घर में मोबाइल फोन भी चार्ज करते हो और आप अपने घर में इलेक्ट्रिक प्रेस भी चलाते हो, इलेक्ट्रिक आयरन भी चलाते हो। आप अपने घर में एक एलईडी स्क्रीन भी चलाते हो नॉर्मल, ठीक है। और आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर और एसी भी चलाते हो। आपने देखे एसी के जो आपके जिस सॉकेट में आप डालते हो ना एसी का प्लग, उस पर रेड या बड़ा सा स्विच होता है उसका, वो इस 15 एम्पियर सर्किट का पार्ट होता है। क्योंकि 15 एम्पियर सर्किट का मतलब है यहाँ पे आपको करंट ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि आपकी डिवाइस जिसको आप चलाना चाहते हो वो ज्यादा करंट कंज्यूम करती है। जैसे एसी ज्यादा करंट लेगा, फ्रिज ज्यादा करंट लेगा, इलेक्ट्रिक प्रेस आयरन ज्यादा करंट लेगी। मुझे मोबाइल फोन चार्ज करना है, उसको 15 एम्पियर पे लगाने की क्या जरूरत है? 5 एम्पियर का सर्किट है मेरे पास। तो जो आपके 3 पिन होते हैं ना, 3 पिन, जिसमें आपका 3 पिन का अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, कुछ ऐसे बनता है 3 पिन का डायग्राम। ये मोटी सी पिन होती है यहाँ पे एक, और यहाँ पे मोटा सा होल होता है और यहाँ पे एक पतले, 2 पतले से होल्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे एक मोटी पिन होती है और यहाँ पे पतली पतली पिन होती हैं, ये लगती हैं उसमें जाके। और ये नॉर्मली आपका 15 एम्पियर का सर्किट होता है जिसमें ये वाले लगते हैं, और जिसमें ये लगता है आपका लाइक दिस, ऐसे देखे होंगे आपने, ऐसे डबल वाले, ये आपके 5 एम्पियर सर्किट में लगते हैं। तो नॉर्मल जो आपके 2 पिन होते हैं वो 5 एम्पियर में लगते हैं, और 3 पिन जो होते हैं वो आपके किस में लगते हैं? 15 एम्पियर के सर्किट में लगाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा करंट उसने कंज्यूम करना है। चलो जी, तो अब होगा क्या कि ये रेड वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव न्यूट्रल गई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मैंने 5 एम्पियर का सर्किट रखा और 15 एम्पियर का सर्किट रखा, सब में अलग अलग तरीके से मैंने कर दिया इसको डिस्ट्रीब्यूट। अब क्या है, मैंने क्या किया, मैंने ना एक बार मैंने ऑब्जर्व किया, या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा या सुना होगा कि जैसे माइक्रोवेव अवन है, अवन भी किस में लगेगा बताओ? 5 एम्पियर 15 एम्पियर में। ऑब्वियसली 15 एम्पियर में, हैवी कंजम्पशन की डिवाइस है वो। मान लो ये जो बेटा लाइव वायर है ना, लाइव वायर की जो इंसुलेशन है, मान लो वो इंसुलेशन ब्रेक हो गई। इंसुलेशन क्या हो गई? ब्रेक हो गई। अगर वो ब्रेक हो जाए, इंसुलेशन ब्रेक हो जाए, मान लो ये तो चलो पीछे से आ रहा है आपका कनेक्शन, यहां से जैसे जाएंगी, एक रेड वायर जाएगी और एक ये ब्लैक वायर जाएगी। अब मान लो ये किसी इक्विपमेंट में जा रहे हैं, ये इक्विपमेंट है आपका माइक्रोवेव अवन, लगा लो इसको माइक्रोवेव अवन। इसमें आपका रेड वायर भी जा रहा है और ब्लैक वायर भी जा रही है। रेड ऐसे जा रही है और ब्लैक आपकी ऐसे जा रही है। अब होगा क्या कि मान लो किसी
फॉल्ट की वजह से इसकी कवरिंग उतर गई। आपको पता है वायर की जब कवरिंग उतर जाती है तो वो नेकेड हो जाती है और वो उसको पकड़ोगे तो करंट लगेगा, कवरिंग के साथ पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया कि क्योंकि इसमें फॉल्ट की वजह से इसकी कवरिंग उतर चुकी थी और ये अब किसके कांटेक्ट में है, माइक्रोवेव ओवन के, दैट मींस जो करंट इसमें ट्रैवल कर रहा था वो पूरे माइक्रोवेव ओवन में ट्रैवल कर जाएगा, क्योंकि इसकी मेटल बॉडी होती है, मेटल की बॉडी होती है ना ओवन की। ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सारी की सारी जो चीजें इनकी मेटल की बॉडी होती है। और करंट क्या होता है, चार्ज होता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे का पूरा। अब आप गए बहुत ही स्टाइल से और आपने इसके ऊपर रख दिया ऐसे हाथ, और आपकी बॉडी भी क्या है, कंडक्टर। तो इस पूरे के पूरे चार्ज को जो कि इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब करंट जो इस पूरे में आ चुका है, उसको रास्ता मिल गया, ऐसे आपके हाथ रखने से आपकी बॉडी के थ्रू वो नीचे चला जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर 150 मिली एम्पेयर का करंट आपकी बॉडी में से पास करे तो बहुत बड़ा शॉक लगता है आपको। मिली एम्पेयर बोल रहा हूँ, मिली, 150 इंटू 10⁻³ एम्पेयर अगर आपकी बॉडी में से पास करे। और आपको पता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का जनरली रेजिस्टेंस कितना होता है? चलो ये मैंने आपको काम दिया, चेक करो, नेट पे चेक करना कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, क्योंकि करंट जब पास करेगा तो उसको रेजिस्ट करती है हमारी बॉडी, तो कितना रेजिस्टेंस होता है जनरली, वहीं से ये निकला है 150 मिली एम्पेयर। चलो अब ये तो आया आपको समझ में कि यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए तो मेरी बॉडी को करंट लग सकता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है बेटा कि मैं एक और वायर यहां से कनेक्ट कर दूं और उसको फाइनली मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं, और ये लो रेजिस्टेंस वायर रहेगी, बहुत ज्यादा लो रेजिस्टेंस रहेगा इसका। तो अगर कभी ऐसा कोई केस होता है ये वाला कि जो लाइव वायर है वो आपकी उसकी इंसुलेशन कवरिंग उतर गई और वो इसके साथ कांटेक्ट में आ गई, बहुत ज़्यादा करंट आ चुका है माइक्रोवेव ओवन में, किसी भी इक्विपमेंट में, तो यहाँ पर जितना भी करंट इकट्ठा होगा आपके वहाँ पे हाथ लगाने से पहले ही ये वाली जो लो रेजिस्टेंस वायर है इसको रास्ता मिल गया इस करंट को। पहले आपके हाथ लगाने से आप रास्ता दे रहे थे अर्थ में जाने का, पर आपने वायर ही ऐसी कनेक्ट कर दी जिसका लो रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स, और करंट हमेशा किसको प्रेफर करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को। तो आपकी बजाय वो किसको प्रेफर करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ को, यहां से जाएगा और अर्थ में चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां से जो आपकी करंट की लीकेज है, करंट की लीकेज की वजह से जो आपको शॉक लग सकता है, तो वो वाला जो करंट है वो यहां से अर्थिंग के थ्रू आपका जो है अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा और आप बच जाओगे करंट से। तो दैट मीन्स एक थर्ड टाइप की एक ग्रीन कलर की वायर है, इसको अर्थ वायर बोलते हैं, अर्थ वायर, अर्थ वायर। तो जब भी आपका घर बनाया जाता है तो एक जगह पे अर्थिंग कर दी जाती है गड्ढा खोद के, और वहां सारे के सारे जितने भी आपके घर में छोटे छोटे फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे जितने भी सर्किट्स लगे हैं सबको कनेक्ट करके पाइप्स के थ्रू वहां तक ले जाया जाता है, सो दैट कल को अगर कोई करंट की लीकेज हो तो वहां से वो सारे पाइप्स के थ्रू नीचे वो अर्थ में चला जाए। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? तो ये है आपका डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट अब आपका आ गया समझ में। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूं, मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है आपकी पावर प्लांट्स में। तो पावर प्लांट्स जो होते हैं वो आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो पावर प्लांट मैंने आपको बताया वो वैसे तो इंजीनियरिंग का पार्ट है उसको स्टडी करना, पर पावर प्लांट अगर पानी से चलते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट हो जाएंगे, अगर वो आपके कोल से चलते हैं तो थर्मल पावर प्लांट हो जाएंगे, और अगर आपके वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएंगे। तो पावर प्लांट से पावर हाउसेस तक आई एनर्जी। पावर हाउस क्या होता है, जो आपके घर के आसपास का एक सब स्टेशन होता है जहां से आपको फर्दर सप्लाई आती है, तो वहां पे पहुंच गई, तो वहां से फिर से ट्रांसमिशन लाइंस निकाली गई और आपके घर के आसपास इलेक्ट्रिक पोल्स होंगे, जो भी मैंने फोटो दिखाई थी आपको। तो इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू अब आपको ये दो वायर्स निकली, और दो वायर्स, एक है रेड वायर पॉजिटिव वायर या लाइव वायर, एक है ब्लैक वायर नेगेटिव वायर और न्यूट्रल वायर। उसके बाद मेन फ्यूज बोर्ड में इनको एंटर करवाया, वहां से फिर आपके घर का जो मीटर लगा होता है जो बताता है कि कितना बिल आएगा आपका, कितना आपने कंज्यूम किया है। उसके बाद फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया, उसके बाद दो टाइप के सर्किट लगा दिए घर में, 5 एम्पेयर और 15 एम्पेयर। 5 एम्पेयर पे आपके हल्का फुल्का काम हो जाएगा और भारी काम करना तो 15 एम्पेयर पे हो जाएगा। भारी मीन्स लाइक और फ्रिज चलना है, जो आपकी प्रेस चलनी है, ये सारे गीजर चलना है आपको, 15 एम्पेयर पे चलते हैं सारे।
और एक और टाइप की वायरिंग हमने अपने घर में कर दी जिसको बोला अर्थिंग, अर्थ वायर, ताकि कल को करंट की लीकेज हो। लीकेज का मतलब है कि आपकी लाइव वायर की इंसुलेशन कट जाए और वो आपके इक्विपमेंट के टच में आ जाए, तो वो करंट मारेगा। तो वो आप अगर आप हाथ रखोगे तो आपके हाथ के थ्रू करंट जाएगा। अगर बहुत ज्यादा करंट पास कर गया 150 मिली एम्पियर से भी ज्यादा, मान लो 200 कर गया, 250 कर गया, तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा फिर। और फिर क्या होगा कि हमने क्या किया इसका सोल्यूशन, हमने एक वायर लगाई ग्रीन कलर की जो कि ऐसे अर्थ में जाके कनेक्टेड है, और इसको बोला हमने अर्थ वायर, और इसका होता है लो रेजिस्टेंस। और करंट को अगर चांस मिलेगा लो रेजिस्टेंस से जाने का तो चला जाएगा। तो अगर करंट की लीकेज हो रही है तो वो यहां से करके अर्थिंग हो जाएगी। तो हर जो आपके वो स्विच बोर्ड लगे होते हैं ना, उसमें एक अर्थ की वायर होती है, और वो एक कॉमन पॉइंट पे जाके वहां पे हमने ग्राउंड में कनेक्ट की होती है। अब एक क्वेश्चन आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि पीछे से सर जब पावर प्लांट से पावर हाउस तक आई और पावर हाउस से इलेक्ट्रिक पोल से हमें दो वायर्स आ रही हैं, एक आ रही है रेड वायर, एक आ रही है ब्लैक वायर। पहला क्वेश्चन, क्या इन कलर्स का कोई मीनिंग है? दूसरा, दो वायर्स क्यों, एक ही वायर दे देते? अरे इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई करनी है तो एक वायर दे दो, दो वायर्स की क्या जरूरत है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि इनके कलर्स ऐसे क्यों हैं। बेटा रेड होता है डेंजर का साइन, मतलब रेड चीज को हमेशा हम क्या बोलते हैं कि बी कॉशन, मतलब कॉशन में रहो, मतलब सावधान रहो, बी अलर्ट। तो रेड का मतलब है कि बी केयरफुल, इसको टच मत कर देना कहीं पे, ये आपकी क्या है, लाइव वायर है। लाइव वायर मतलब करंट चल रहा है इसमें से, जो पीछे से मेन सप्लाई आ रही है वो इसी के थ्रू आ रही है। रेड वायर पॉजिटिव वायर या लाइव वायर, चलो ये तो बात आ गई समझ में। तो ब्लैक वायर है, नेगेटिव वायर है, चलो इसको पॉजिटिव बोला तो इसको नेगेटिव बोल दिया। ये रेड वायर है तो ये ब्लैक है। ब्लैक एज सच हम किसी चीज के लिए यूज करते नहीं है, ब्लैक बहुत ही न्यूट्रल सा कलर है, तो हमने इसको बोला न्यूट्रल वायर। पर न्यूट्रल वायर का तो सर मतलब होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं होगा, तभी तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं हम, नहीं तो हम क्या बोलते हैं, नेट पॉजिटिव है, नेट नेगेटिव चार्ज है। अगर न्यूट्रल है कोई भी बॉडी तो उसके ऊपर नेट चार्ज कोई नहीं होता, तो इसको न्यूट्रल वायर बोलने के पीछे क्या कुछ ऐसा ही रीजन है? बिल्कुल हो सकता है। अब ध्यान से समझो, मेरे पास सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल सा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। क्या एग्जांपल है, मेरे पास एक बैटरी है और ऐसे, अब यहां पे मैंने एक लगा दी की, और यहां पे है मेरे पास एक बल्ब। लाइक दिस। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैंने की को कर दिया यहां पे प्लग, सर्किट को कर रहा हूं मैं क्लोज, मेरे हिसाब से मैंने कर दिया क्लोज क्योंकि मैंने प्लग इन कर दिया की। तो करंट यहां से जाएगा जाएगा जाएगा। अब बताओ क्या ये बल्ब ऑन होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस एंड को तो यहां पे कनेक्ट किया ही नहीं। सो दैट मीन्स आप जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहते हो उसके एंड्स में वो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो मान लो ये है आपका पावर हाउस या आपका इलेक्ट्रिक पोल जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसने तो आपको रेड वायर के थ्रू सप्लाई दे दी ऐसे करके, और आपका ये है घर, हाउस, और हाउस में आपने उसको यूज कर लिया। अब वापस जो यहां से ऐसे जाएगी दैट विल बी टेकन बाय द ब्लैक वायर। और जनरली जब पीछे से आ रहा होता है करंट, जब आपके घर में लाइट आती है पहले, तो करंट कैरी कौन करता है? लाइव वायर करती है ना, इसलिए उसको लाइव बोला कि ये तो हमेशा करंट कैरिंग वायर है। और न्यूट्रल वायर नॉर्मली न्यूट्रल है, पर जैसे ही आप उसको सर्किट कंप्लीट करके इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना स्टार्ट करोगे तो वो ये वाली वायर के रेड वायर के साथ मिलके न्यूट्रल वायर जो है मिलके पूरे का पूरा सर्किट बना देगी। तो घर के अंदर लाने वाली करंट जो है वायर वो कौन सी है? लाइव वायर। और करंट वगैरह यूज करके जो बाहर जाता है न्यूट्रल वायर के थ्रू जाता है, सो दैट इज न्यूट्रल वायर। तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा ना, वन साइड से सर्किट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। सो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पे दो वायर्स क्यों हैं, एक है रेड वायर और एक है ब्लैक वायर, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। कलर कोडिंग मैंने आपको बता दी, रेड होता है डेंजर का साइन, लाइव वायर है,
बहुत ज़्यादा इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब दूसरी बात, इंडिया में अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट। मतलब नॉर्मली 220 भी होता है और ये 0 वोल्ट भी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में? 220 वोल्ट। तो जितने भी आप अपने घर पे स्विचेस वगैरह लगाते हो उसमें आपको कितने का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है? क्योंकि इसके अक्रॉस कनेक्ट होगा जो भी होगा, इसके अक्रॉस जो भी आप स्विच लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे इसके अक्रॉस, तो सबको आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे? 220 का। अब आपको याद है घर में हमने जब बात करी थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि डोमेस्टिक सर्किट्स में कौन सा कनेक्शन यूज करते हो, सीरीज या पैरेलल? अब बताओ आपको हर कंपोनेंट पे, हर इक्विपमेंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? 220 वोल्ट का। अगर 220 वोल्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सो आप क्या सेम रखना चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस हर कंपोनेंट पे, इक्विपमेंट पे? तो कौन सा कनेक्शन, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल कनेक्ट करोगे। आ रही है बात समझ में आपको? तो अब ये है आपका पूरे का पूरा डोमेस्टिक सर्किट। अब इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में बनाता हूं एंड इसके फिर हम कुछ पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा है ये, एज सच इसमें कोई इशू नहीं है, पर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कोई इशू आएगा नहीं आपको। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से भी ऐसे साफ कर देता हूँ। ओके ओके, टॉपिक है आपका डोमेस्टिक सर्किट्स। अब हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये लगेगा आपका यहाँ पे फ्यूज बोर्ड, जिसमें से आपकी एक जाएगी लाइव वायर, और एक जाएगी आपकी बेटा ऐसे न्यूट्रल वायर। क्लियर है? अब जैसी यहाँ से निकली तो यहाँ पे लगा है आपका मीटर। इसका डायग्राम कुछ ऐसे आपने बनाना है, जैसा आपकी बुक में बना है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें हमने एक कनेक्शन दिया ऐसे लाइव वायर का, और एक हमने यहाँ से कनेक्शन दिया यहाँ पे इसको न्यूट्रल वायर का। तो ये है आपका फ्यूज बोर्ड, और ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ये है आपकी लाइव वायर, सॉरी लाइव, और ये है आपकी न्यूट्रल। एक है लाइव और एक है आपकी न्यूट्रल। तो एक लग गया आपका फ्यूज बोर्ड, ठीक है, और आगे लग गया आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर। अब बताओ, अब इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बाद आपके घर में जाएगी सप्लाई। जब आपके घर में सप्लाई जाएगी बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लाइक दिस।
लाइक दिस। ऐसे बनेगा। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड जैसे आपकी बुक में यहाँ पे बनाया हुआ है, लाइक दिस। हाँ जी। तो अब ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है किस चीज की, इलेक्ट्रिसिटी की। और वो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी आपकी, तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं इसको, उसमें आपको इनपुट देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लिख लेते हैं इसको हम, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो इसमें आप एक लाइव और न्यूट्रल ऐसे ये दोगे, और फिर ऐसे ये गई लाइव और ऐसे। और अब यहाँ पे हमने, अब ये आपका कितने पे है, 220। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितने का है आपका, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 220 वोल्ट का है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 220 वोल्ट। अब ये एक बनाया हमने, फिर हमने ये दूसरा बना दिया, फिर यहाँ पे हमने एक तीसरा, ऐसे और भी बन सकते हैं आपके। हमने यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करनी है, ऐसे बन गए। क्लियर है। अब यहाँ पे इट विल बी थिक और यहाँ पे छोटे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये 3 होल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो 2 छोटे होल्स हैं, इसमें एक में तो जाएगी लाइव, एक में जाएगी न्यूट्रल। तीसरा किसके लिए है जी, तीसरा मैं बताता हूँ आपको किसके लिए है। तीसरा है बेटा आपका वही जो मैंने आपको समझाया था, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। ये आई पीछे से अर्थ वायर ऐसे। कौन करवाता है अर्थिंग, हमें करवानी है जिसका घर है। ऐसे। अब यहाँ पे जो बड़े पिन्स हैं आपके, इसमें आपका ये बल लगेगा। लाइक दिस, लाइक दिस। क्लियर है। ऐसे ये हो गया आपका। ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा आपका। तो ये बन गया आपका ऐसे, ठीक है। और लास्ट में
हम जो है इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो ये है बेटा आपकी अर्थ वायर। ब्लैक वाली है न्यूट्रल वायर और रेड वाली है आपकी लाइव वायर। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है आपका। तो ये आपका यहाँ पे बना डायग्राम, डिफरेंस 220 वोल्ट का है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेन्स मेन स्विच एंड इलेक्ट्रिक फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। हर सर्किट का, क्योंकि यहां से दो टाइप के सर्किट निकलेंगे, कौन सा? 5 एम्पियर और 15 एम्पियर का। हर के लिए आपको फ्यूज लगाना। और फ्यूज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपके साथ में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं कि अगर एक पीछे से बहुत ही हैवी करंट आता है तो फ्यूज वायर पहले मेल्ट कर जाएगी, आगे का सर्किट सेफ हो जाएगा। सो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, लेट अस राइट नाउ द डोमेस्टिक सर्किट। ये इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके? फाइन, ओके। ऐसे लिखते हैं इसको। अब यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू होम is done with the help of electric poles with the help of electric poles by using two wires called as live wire and neutral wire. Live wire is, या लिखते हैं, लाइव वायर हैज रेड इंसुलेशन एंड इट is also called as positive wire, full stop. Neutral wire has black insulation and it is also called as negative wire. तो पीछे से आई लाइव और न्यूट्रल. These wires enter the electricity meter through main fuse and from meter they are connected to distribution box. क्या क्या लिख दिया यहाँ तक हमने?
कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इलेक्ट्रिक पोल्स की हेल्प से हमें दो वायर्स की हेल्प से आती है, लाइव और न्यूट्रल। लाइव रेड इंसुलेशन की होती है, उसको पॉजिटिव वायर बोलते हैं। न्यूट्रल वायर ब्लैक इंसुलेशन, उसको बोलते हैं नेगेटिव वायर। ये जो वायर्स हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी मीटर में एंटर करती हैं थ्रू द मेन फ्यूज, एंड फ्रॉम मीटर दे आर कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। नाउ they are connected to line wires in the house। घर पे जो लाइन वायर्स है उसके इसको कनेक्ट किया, लाइन वायर्स इन द हाउस। दे आर कनेक्टेड टू लाइन वायर्स इन द हाउस। ठीक है, अब इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिख लिए कि पहले इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, फिर उसके बाद क्या था कि लाइव वायर को बोला हमने रेड इंसुलेशन है उसकी पॉजिटिव वायर है, न्यूट्रल की ब्लैक इंसुलेशन और नेगेटिव वायर है। ये वायर्स मीटर में एंटर करती हैं मेन फ्यूज के थ्रू, और इनको कनेक्ट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। अब उनको कनेक्ट करेंगे लाइन वायर्स इन द हाउस। नाउ दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस थ्रू टू टाइप्स of circuit, that is 5 ampere circuit and 15 ampere circuit। एक 5 एम्पेयर का सर्किट यूज होता है और एक 15 एम्पेयर का सर्किट इसमें यूज होता है। तो पहले आप इन पॉइंट्स को लिख लो, फिर मैं फर्दर बताता हूं ये सर्किट्स हम कैसे कैसे यूज करते हैं। ओके, नाउ अब हमने बात करनी है कि जो दो टाइप के जो सर्किट है, मैं आपको समझा चुका हूं ये सारी चीजें पहले। एक है 5 एम्पेयर और एक है 15 एम्पेयर। ओके, 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट, 5 ampere circuit is for low power rating appliances like fans, mobile chargers, etc. And 15 ampere circuit is for high power rating appliances like geyser, electric, आयरन, एटसेट्रा। चलो जी, 5 एम्पेयर और 15 एम्पेयर का हमने यहां पे दो टाइप के सर्किट लगाए। अब बात करते हैं अर्थ वायर की। वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज अर्थ वायर, तो जिसके ऊपर ग्रीन इंसुलेशन है वो है आपकी अर्थ वायर, एंड इट इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। इट हैज लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है आपका, लो। सो इन केस ऑफ करंट लीकेज, comma, the current flows to earth through
अर्थ वायर एंड humans get prevented from shock। आप एक बात समझ लो अच्छे से, मान लो अर्थ वायर नहीं लगाई तो वही है करंट लीकेज के केस में, अगर आपने पकड़ लिया वो इक्विपमेंट जाके मेटल बॉडी वाला, तो मेटल बॉडी से आपके थ्रू करंट जाएगा अर्थ में, अगर आपकी बॉडी का रास्ता उसने यूज किया तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको। It is mainly helpful for equipments with metallic body। जिन इक्विपमेंट्स की बॉडी मेटल की बनी होती है उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे एलईडी स्क्रीन वगैरह तो आपकी प्लास्टिक की होती है, तो इंसुलेटर ही है, पर अगर आप मेटल जैसे अवन हो गया, फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रिक आयन हो गया, तो इनमें हमें फिर दिक्कत आती है। तो जस्ट राइट दीज पॉइंट्स। तो अब आप इस सर्किट को, डोमेस्टिक सर्किट को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये है लाइव वायर और ये है आपकी न्यूट्रल वायर। इसके अक्रॉस आप किसी भी अप्लायंस को कनेक्ट कर सकते हो और आप हर यहाँ पे सॉकेट के साथ एक स्विच लगाते हो जिससे आप ऑन ऑफ करके अलाउ करते हो कि करंट पास करे या ना करे। और क्योंकि आप हर अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहते हो 220 वोल्ट का, इसलिए हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को वी शुड राइट, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या पॉइंट है? डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी connected across live wire and neutral wire। Separate switch is used for each appliance to on off the flow of electric current through it। ठीक है जी। All appliances require same potential difference of 220 volt, hence they are connected in parallel। तो अब आया समझ में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था कि हम पैरेलल में कनेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि सभी को हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्ट करना चाहते हैं, हेंस दे आर ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जस्ट राइट दिस पॉइंट, देन आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। डन। तो लेट मी रब दिस नाउ। आपने एक सुना होगा एक वर्ड की यार ओवरलोडिंग हो गई थी। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि जरूरत से ज्यादा आप किसी सॉकेट में से करंट लगाने निकालने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एक ही मेरे पास सॉकेट है, उसी में मैंने लैपटॉप लगा दिया, उसी में मैंने टीवी भी लगा दिया, उसी में मैंने फ्रिज लगा दिया, उसी में मैं प्रेस चला रहा हूँ, तो बेटा सर्किट है उसकी तो जान निकल जाएगी इसमें। तो होता क्या है कि वो ज़्यादा करंट निकालने की कोशिश करता है, फिर उस केस में ओवरलोडिंग हो जाती है। हेंस एंड इट कैन लीड टू वेरी बेसिकली यू कैन से बिग
ड्रास्टिक सिचुएशन दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग। तो उसी के बारे में भी हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ पे वी कैन राइट द हेडिंग एज शॉर्ट सर्किटिंग। When live wire and neutral wire come in contact due to breaking of इंसुलेशन कवर। अगर आपकी लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इंसुलेशन कवर, और किस तरीके से, और ड्यू टू फॉल्ट इन अप्लायंस, अगर आपके अप्लायंस में कोई दिक्कत है, देन very heavy current flows which can burn the wire due to heating effect. This is called as शॉर्ट सर्किटिंग। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं। मेरे पास ये एक अप्लायंस है। अप्लायंस मीन्स है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इसमें रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ, आर। अब मैंने एक लाइव और एक न्यूट्रल के अक्रॉस इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो यहां पे तो मैंने इसकी स्पेसिंग दूर बनाई है क्योंकि मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं। नॉर्मली ये बहुत क्लोज होते हैं, और अगर कवरिंग इसकी खराब हो जाए, फट जाए, टूट जाए, तो और ये दोनों कांटेक्ट में आ जाए, दैट मीन्स जो करंट है उसको एक नया रास्ता मिल जाएगा ट्रेवल करने का, ये वाला। क्योंकि करंट ऑलवेज ट्राई टू गो थ्रू अ लो रेजिस्टेंस पाथ, तो करंट ऐसे ना जाकर करंट ऐसे ही चला जाएगा। तो और बहुत ज्यादा करंट बिना रेजिस्ट, यहां पे तो रेजिस्टेंस होता है इसलिए करंट की वैल्यू उतनी आती जितनी मुझे चाहिए, पर यहां पे तो पूरे का पूरा करंट उतने में ही पास हो गया, एकदम से हैवी करंट पास हो गया, इसलिए इसको बोला शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट हो गया यहां से, वो शॉर्ट रास्ता मिल गया उसको, यहां से सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग। तो जब बहुत ज्यादा हैवी करंट हो जाता है तो वायर जो गर्म हो जाती है, आग भी लग सकती है, इसलिए बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, क्योंकि एकदम से जो करंट है वो आपका बढ़ जाता है। सो दिस इज योर शॉर्ट सर्किटिंग। तो इसको, इस हैवी करंट के फ्लो करने की वजह से आपके अप्लायंसेस डैमेज ना हो, इसीलिए तो हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया था कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज का, इसीलिए जब बहुत ज्यादा हैवी करंट फ्लो करेगा तो आपकी वो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगी, तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, तो वो आपका अप्लायंस है जो बच जाएगा। और मैंने आपको बताया था अलग अलग रेटिंग्स होती हैं आपकी फ्यूज वायर्स की, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर। तो अगर आपका 15 एम्पेयर का अप्लायंस है तो आपको थोड़ा उससे यू कैन से ज्यादा का फ्यूज वायर चाहिए होगा, पर अगर आपका 5 एम्पेयर का अप्लायंस है तो आपको 5 से के आसपास का रखना पड़ेगा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि बहुत ज्यादा करंट आए तो आपका वो जो फ्यूज वायर है वो क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए और आपका सर्किट बच जाए। सो
इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रिवेंट द appliance from getting damaged due to short circuiting। लिखो इसको। फिर एक छोटा सा और पॉइंट है ओवरलोडिंग का, वो मैं बताता हूं आपको। एक होता है ओवरलोडिंग, है तो नाम से ही क्लियर है आपको ओवरलोडिंग की, ओवरलोड हो गया यार। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा हाई करंट आपका एकदम से पास करना स्टार्ट कर जाए तो ओवरलोडिंग है। एक रीजन तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर कांटेक्ट में आए ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। दूसरा, सडन इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज की, पीछे से जो हमें पावर हाउस से लाइट आ रही थी सडन इंक्रीज हो गया उसमें, सडन इंक्रीज इन द सप्लाई वोल्टेज। और तीसरा, आपने बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस इन सिंगल सॉकेट। तो ओवरलोडिंग जो होती है वो इस तरीके से हो सकती है। और एक और चीज है जो पर आपके एनसीईआरटी में नहीं दी है, एमसीवीज। आपको पता है आपके घर के जो बोर्ड होता है आपका, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर के पास, वहां पे एक एमसीवीज लगे होते हैं बहुत सारे जो ट्रिप कर जाते हैं। तो आजकल जो नया एडवांस तरीका है सर्किट को प्रिवेंट करने का, वो एमसीवी होता है। तो जब भी ऐसा कोई होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की बजाय एमसीवीज लगाते हैं। तो एमसीवी क्या कर जाता है, उसमें ट्रिप कर जाता है। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज अबाउट योर डोमेस्टिक सर्किट, शॉर्ट सर्किटिंग। अब कुछ बेटा क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कैसे करना उन क्वेश्चंस को। ओके, सो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से पहले कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर से रिलेटेड थे, उनको देख लेते हैं पहले। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर? इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन a conductor is moved in a magnetic field then a current is induced in it। इस प्रिंसिपल पे, या बोल सकते हो it is on the principle of electromagnetic induction। नेम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? डीसी जनरेटर आपका डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी भी आपको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है। ये आंसर हो जाएंगे। विच सोर्सेज प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट कहां से प्रोड्यूस होता है आपका? AC generator is the source of producing an alternating current। Choose the correct option। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field। The direction of the induced current changes once in each 2 revolution, 1 revolution, half revolution, 1/4 revolution। तो इसमें हमने ये देखा था कि जब आपका कॉइल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो एवरी हाफ रोटेशन करंट, पहले B2 to B1 फिर B1 to B2, तो एवरी हाफ रोटेशन या हाफ रेवोल्यूशन डायरेक्शन चेंजेस। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दे रखे हैं आपके डोमेस्टिक सर्किट के बाद में, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। क्या सेफ्टी मेजर्स आप यूज करते हो? एक तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज विच प्रिवेंट्स द अनड्यूली हाई करंट फ्लोइंग इन द सर्किट टू डैमेज द अप्लायंसेस, और दूसरा है अर्थिंग, अर्थ वायर। अर्थिंग इज डन या अर्थ वायर इज यूज्ड so that due to any leakage of current our metal appliance does not give us electric shock। वो metal appliance जो है वो अर्थ वायर के थ्रू अपना सारे का सारा जो करंट है अर्थिंग के थ्रू अर्थ को दे दे। एक इलेक्ट्रिक ओवन है मेरे पास 2 किलोवाट का पावर रेटिंग है उसकी, इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? अब यहां पे मेरे पास ओवन है जिसकी पावर रेटिंग है 2 किलोवाट, मतलब 2000 वाट कंज्यूम करता है वो पावर, और आपको पता है कि वोल्टेज हम डोमेस्टिक कितनी रखते हैं? 220 वोल्ट। अब मैंने जिस सर्किट में उसको लगाया वो 5 एम्पियर का सर्किट है। अब पहले करंट देखो ये कितना विदड्रॉ करेगा ओवन चलने से पहले। P = VI होता है, I = P/V।
2000 अपॉन 220। सो दिस इज, देखो अगर मैं 10 से करूं तो 220 आएगा, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.1 ले लेते हैं मान लो, या अप्रॉक्सीमेटली इसको 9 ही मान लो, अप्रॉक्सीमेटली 9 एम्पेयर। तो इसने 9 एम्पेयर करंट विदड्रॉ करना है और ये आपका 5 एम्पेयर करंट का सर्किट है। अब बताओ इसमें क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इसमें देखो यहाँ पे 5 एम्पेयर का सर्किट का मतलब है यहाँ पे लिमिट कितनी है करंट फ्लो करने की, 5 एम्पेयर। आपका अप्लायंस कितना चाहता है, 9 एम्पेयर, तो यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया होगा तो वो क्या करेगा, वो मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। दैट मीन्स आपका ये चलेगा नहीं इक्विपमेंट, ये जो आपका ये क्या है, अवन है, अवन चलेगा नहीं क्योंकि आपने 5 एम्पेयर वाले पे लगा दिया उसको, तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा आपका, क्योंकि आप ज्यादा की डिमांड कर रहे हो करंट की, अवन ज्यादा चाहता है पर ये 5 ही दे पाएगा। तो आपने तो फ्यूज पहले ही लगाया हुआ कि अगर 5 से एक्सीड हुआ जैसी करंट तो फ्यूज क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए। तो ये चीज होगी। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो ये जो आपका इसमें है कि ये पूछा जा रहा है कि हमें ओवरलोडिंग को अगर प्रिवेंट करना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, व्हाट शुड वी डू। अब ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करना, ओवरलोडिंग के लिए सबसे पहली बात, यू शुड नॉट कनेक्ट टू मेनी अप्लायंसेस ऑन अ सिंगल सॉकेट, ताकि क्योंकि उससे क्या होता है, ओवरलोडिंग होती है, तो उसको प्रिवेंट करना है, तो ऐसा मत करो। और दूसरा, यू शुड नॉट कनेक्ट द फॉल्टी अप्लायंसेस इन द सॉकेट्स, क्योंकि अगर फॉल्टी है तो उसमें लाइव और न्यूट्रल अगर कॉन्टैक्ट में आ गया तो एकदम से करंट बढ़ेगा और लोड बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। सो दिस इज दैट आंसर फॉर यू कि ओवरलोडिंग को प्रिवेंट कैसे करना। और जो रीजन मैंने बताया था कि पीछे से सडन इंक्रीज होता है, उसको प्रिवेंट करना है अगर आपको, तो वो तो आपके हाथ में नहीं हो, तो एकदम से ही होगा पीछे से फिर। ठीक है, तो दो, एक फॉल्टी अप्लायंसेस मत करो और एक टाइम पे बहुत सारे अप्लायंसेस को एक सिंगल सॉकेट में कनेक्ट मत करो, हेंस योर डिवाइस विल बी प्रिवेंटेड, ओवरलोडिंग विल बी प्रिवेंटेड। फाइन। सो नाउ दिस चैप्टर के जितने भी आपके टॉपिक्स थे, दे आर ओवर नाउ। दिस वाज द लास्ट योर डोमेस्टिक सर्किट्स। आई होप अब आपको सारे टॉपिक्स आ गए हैं समझ में। अब आपको एक काम करना है, you just try all the back exercise questions because next video is dedicated to only the back exercise questions। जैसे कि मैं हमेशा आपको मैं कहता हूं कि एक बार अगर आप एटलीस्ट ट्राई करोगे सभी क्वेश्चंस, उसके बाद वीडियो को देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। सो मेक श्योर आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो एंड आफ्टर दैट आप उस वीडियो को देखना। दैट विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फाइन। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, मेंटेन द प्रॉपर नोट्स। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।